हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी बहुप्रतीक्षित वीडियो सवाल आपके जवाब हमारे में। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज के सवाल क्या पूछे गए हैं और हमारे जवाब क्या होंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और इन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। पहला सवाल है, क्या स्थानांतरण नीति में पुरुष वर्ग के लिए 5 साल की नीति ही रहेगी? दूसरा प्रश्न है, सर मानव संपदा पर अवकाश लेते समय ग्रीष्मावकाश के बाद प्रीफिक्स और सफिक्स लीव में क्या भरेंगे? तीसरा प्रश्न है, म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे क्या? अगला प्रश्न है, सर स्थानांतरण के लिए क्या महिला कर्मचारी की 3 साल की सेवा होना जरूरी है? अगला है, 2021-22 सस्पेक्टेड स्टूडेंट का डाटा भर दिया, फिर भी 2022 में सस्पेक्टेड स्टूडेंट दिखा रहा है। फिर अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न है। सर उत्तर प्रदेश के प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रोन्नत वेतनमान 5400 वेतनमान में किस पे बैंड में था? 6वें वेतनमान में, तथा अब 7वें वेतनमान में किस लेवल में स्थित है? सर केंद्र सरकार की टीजीटी शिक्षकों का प्रोन्नत वेतनमान 5400 वर्तमान समय किस लेवल में स्थित है? मालूम हुआ है कि इस वेतनमान को पहले लेवल 9 में रखा गया था, किंतु केंद्रीय शिक्षकों के संगठन के विरोध के बाद सन 2012 में इसे पे बैंड 3 में तथा अब लेवल 10 में रखा गया है। तो दोस्तों, ये जरूरी सवाल पूछे गए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा जो आखिरी सवाल है उसका जवाब देने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आखिरी सवाल का जवाब मैं लास्ट में दूंगा। आज मैं शुरुआत करूँगा पहले प्रश्न से। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या स्थानांतरण नीति में पुरुष वर्ग के लिए 5 साल की नीति ही रहेगी? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि पुरुष वर्ग के लिए 5 साल की सेवा जरूरी है, अर्थात एक जिले में कम से कम आपकी 5 साल की सेवा होनी चाहिए। दूसरी बात, महिला कर्मचारियों या शिक्षकों के लिए 3 साल की सेवा होना जरूरी है। कोर्ट ने ये बात कह दी है। अगर कोई महिला कर्मचारी है 3 साल की सेवा नहीं भी पूर्ण की है, तो अगर किसी विशेष परिस्थिति में जो है वो अपना जो आपका जो SCERT है या किसी अन्य तरह से जो है वो अपने प्रत्यावेदन को प्रस्तुत कर करके अपना जो है ट्रांसफ़र करवा सकती है। लेकिन जो नीति आती है, नीति में तो यही है कि पुरुष वर्ग के लिए 5 साल की सेवा और महिला वर्ग के लिए 3 साल की सेवा। ठीक है, नीति को बदला नहीं जा सकता है। अगर नीति एक व्यक्ति के हिसाब से बदल जाएगी तो बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होंगे। इसलिए कोर्ट के निर्देशानुसार यही नीति है कि स्थानांतरण नीति में पुरुष वर्ग के लिए 5 साल की नीति रहेगी। दूसरा प्रश्न है, सर मानव संपदा पर अवकाश लेते समय ग्रीष्मावकाश के बाद प्रीफिक्स और सफिक्स लीव में क्या भरेंगे? दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आप चाहे ग्रीष्मावकाश के बाद अवकाश लें, चाहे शीतावकाश के बाद अवकाश लें, जब मर्जी आए आपका तब अवकाश लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आप अवकाश ले रहे हैं उसके पहले जितने दिनों का सरकारी अवकाश था वो हो गया प्रीफिक्स, और जिस दिन आप जो है ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन अवकाश के कारण आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उतने दिनों का अवकाश हो गया आपका सफिक्स। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी एक अवकाश पर थे उसके बाद सार्वजनिक अवकाश पड़ गया तो आप लगातार अवकाश मत लीजिएगा, पहले ज्वाइन करिएगा, ज्वाइन करने के बाद फिर आप अवकाश लीजिएगा, अन्यथा आपके सारे अवकाश एक साथ जुड़ जाएंगे और आपको सरकारी छुट्टी भी जुड़ जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। CL की बात हम नहीं कर रहे हैं। कैजुअल लीव के लिए कोई नियम नहीं है, पहले लीजिए बाद में लीजिए, जब मर्जी आए आपका तब लीजिए। CL के लिए, कैजुअल लीव के संबंध में कोई ऐसा नियम नहीं है। बाकी अवकाशों के लिए बहुत सारे नियम हैं, बाकी अवकाशों के लिए ये बात है। अगर आप ग्रीष्मावकाश के बाद किसी अन्य प्रकार का अवकाश ले रहे हैं, और आपको ध्यान रखना है कि ग्रीष्मावकाश के जस्ट पहले अर्थात 19 मई को आप प्रेजेंट थे। अगर आप प्रेजेंट थे और 16 को स्कूल खुल रहा है, 16 से अवकाश ले रहे हैं, तो प्रीफिक्स में आप 27 दिन लिखेंगे क्योंकि 27 दिन का ग्रीष्मावकाश था। लेकिन जिस दिन आपको ज्वाइन करना है, ध्यान रखिएगा उस दिन कोई अवकाश ना हो। अगर उस दिन अवकाश पड़ा तो सारा का सारा ग्रीष्मावकाश, आपका अवकाश और उस दिन जो अवकाश है सब जुड़ करके आपका नुकसान कर देगा। तो लीव लेने के पहले आप सोच लीजिएगा कि आप जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रीफिक्स में अवकाश डाल रखा है
तो सफिक्स में आप मत डालिएगा। सीएल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, फिर समझ लीजिए, कैजुअल लीव की बात नहीं कर रहा हूं। कैजुअल लीव को ही लोग अवकाश समझ लेते हैं। मैंने अपनी सारी वीडियोस में बताया है कि कैजुअल लीव का कोई नियम नहीं होता है। आगे लीजिए, पीछे लीजिए, जब आपकी मर्जी है तब लीजिए। कैजुअल लीव किसी प्रकार की लीव नहीं होती है। बाकी कोई भी अवकाश ले रहे हैं तो उसके विषय में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आशा करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप 16 जून से किसी प्रकार का लीव ले रहे हैं, कैजुअल को छोड़ दीजिए, कैजुअल को छोड़ने के बाद किसी प्रकार का लीव ले रहे हैं, तो सबसे पहली जो है कंडीशन ये है कि आप 19 मई को प्रेजेंट हों और जिस दिन आप ज्वाइन करने वाले हों उस दिन कोई सरकारी छुट्टी ना हो। तो आप प्रीफिक्स में 27 भरेंगे, ठीक है, और सफिक्स में 0 भरेंगे, तभी आप किसी अन्य प्रकार का अवकाश ले सकते हैं। कैजुअल को छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे क्या? दोस्तों, हर प्रकार के ट्रांसफर होंगे। जब ट्रांसफर नीति आती है ना, तो म्यूचुअल भी होंगे, अंतर जनपदीय भी होंगे और जिले के अंदर भी ट्रांसफर होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जिले के अंदर ट्रांसफर भी नहीं हुए हैं। ये सारी चीजें होने वाली हैं, बस आप सब्र कीजिए और ध्यान दीजिए। जो है योगी सरकार सब कुछ कर रही है और समय रहते ही सब कुछ हो जाएगा। शुरुआत हो गई है, बहुत जल्द ही सब कुछ होने वाला है। सर, स्थानांतरण के लिए क्या महिला कर्मचारी की 3 साल की सेवा होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, जो स्थानांतरण नीति आती है उसके हिसाब से 3 साल की सेवा जरूरी है। लेकिन अगर किसी की कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो वह उच्च स्तर से जुगाड़ लगा करके निवेदन करके अपना स्थानांतरण करवा सकती है। लेकिन वैसी नीति अगर सभी के लिए बना दी जाएगी तो यहाँ पर हाहाकार मच जाएगा। हर व्यक्ति जो है ट्रांसफर चाहने लगेगा। इसलिए 3 साल की बाउंडेशन रखी गई है। विशेष परिस्थिति में आप 3 साल के पहले भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। उसके लिए आपको मशक्कत करनी होगी, दौड़ धूप करनी होगी। 5वां प्रश्न है, 2021-22 सस्पेक्टेड स्टूडेंट का डाटा भर दिया, फिर भी 2022 में सस्पेक्टेड स्टूडेंट दिख रहा है। दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि जो आपका प्रेरणा पोर्टल है, आपका डीबीटी ऐप है, दोनों में कोई सही ढंग से तालमेल नहीं हो पा रहा है। हमारा जो एनआईसी है, जो ये ऐप बनाती है, जो भी सर्वर बनाती है, वो लगातार लगे रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं और कभी भी सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। इसके संबंध में आप एक सूची बनाइए और सूची बना करके आप अपने बीआरसी में जमा कर दीजिए। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल निष्क्रिय होकर के बैठ जाइए, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को आप जो है अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कीजिए ताकि आपकी गड़बड़ी का सलूशन मिल सके। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप एक कागज उठाइए, पेन उठाइए और लिख डालिए कौन कौन से विद्यार्थी सस्पेक्टेड में हैं जिनको आपने सही कर दिया था, उनका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा डाटा उनका लिखिए और लिखने के बाद साइन मुहर करके जाइए अपने बीआरसी में दे आइए। उसके बाद आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए और आपने कुछ नहीं किया कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, तो अपने आप सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं 6ठे प्रश्न पर। सर, उत्तर प्रदेश के प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रोन्नत वेतनमान 5400 वेतनमान में किस पे बैंड में था तथा अब 7वें वेतनमान में किस लेवल में स्थित है? सर, केंद्र सरकार की टीजीटी शिक्षकों का प्रोन्नत वेतनमान 5400 वर्तमान समय किस लेवल में स्थित है? मालूम हुआ है कि इस वेतन को पहले लेवल 9 में रखा गया था, किंतु केंद्रीय शिक्षकों के संगठन के विरोध के बाद सन 2012 में इसे पे बैंड 3 में तथा अब लेवल 10 में रखा गया है। तो इस प्रश्न को पूछने वाले सर, आपको मैं जो है बताना चाहूँगा कि बड़ा घोलमेल है। बहुत ही मतलब जो है सही जवाब तो इसका नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इतने ढेर सारे संशोधन हुए हैं और समय समय पर बदलाव हुए हैं। लेकिन एक जो है ओवरऑल जो है एक क्राइटेरिया एक बताया जा सकता है कि मान लीजिए कि आप जो है 6 जो है लेवल पर है। लेवल 6 आपका सफ़र शुरू होता है प्राइमरी से। लेवल 6 जो होता है उसका जो ग्रेड पे है 4200 है। प्रमोशन के बाद वो पहुंचेगा लेवल 7 में। अगर किसी का प्रमोशन हो गया तो हम यही मान के चल रहे हैं कि 4200 के बाद प्रमोशन हो गया 5 साल, 6 साल, 4 साल में, तो वो 4600 पर पहुंच गया
और 4600 के बाद चयन वेतनमान लगा तो वो 4800 पर पहुंच गया लेवल 8 में, और 4800 के बाद प्रोन्नत वेतनमान मिला तो वो 5400 पहुंच गया लेवल 9 में। और यहाँ पर जो है जो आपका वेतन बैंड 2 है, पे बैंड 2 में ही आएगा ये, 4200 से लेकर के 5400 तक का जो पे बैंड 2 है उसी में ये आएगा। और यहाँ पर जो आपका 9300 से लेकर 34,800 है, यही जो है आपका स्केल है, आप समझ लीजिए वेतन बैंड 2 में यही प्रारंभिक और अंतिम है 93 से लेकर 34,800। अब बात आती है कि आप ये कह रहे हैं कि 5400 लेवल पहले 9 में था, उसके बाद विरोध करने के बाद उसे 10 में कर दिया गया, तो ऐसा संभावित है। एक फार्मूला तो यहीं पर आप समझ लीजिए, संभावित ये है कि अगर किसी की नियुक्ति 4600 ग्रेड पर हुई और 5-6 साल के बाद उसका प्रमोशन हो गया तो वो पहुंच गया 4800 में। 4800 के बाद अगर उसका प्रोन्नत वेतनमान मिल गया, 4800 के बाद उसको चयन वेतनमान 10 साल बाद मिला तो वो पहुंचा 5400 में, और 5400 के बाद अगर वो प्रोन्नत वेतनमान पाता है तो लेवल 10 में जाएगा। लेकिन इतने लंबे समय तक कोई नौकरी कर नहीं सकता है। अब दूसरी बात आती है 6 पे कमीशन। आपको बताना चाहेंगे कि 6 पे कमीशन जब आया था उस समय अध्यापकों का जो ग्रेड पे था वो 2800 था। 6 पे कमीशन के समय अध्यापकों का ग्रेड पे 2800 था और पे बैंड आपका 5200 से लेकर के 20,200 रुपए के बीच में था। लेकिन अध्यापकों के विरोध के फलस्वरूप इसमें संशोधन हुआ, और संशोधन करने के बाद जो अध्यापकों का ग्रेड पे था 2800 से उठा करके 4200 कर दिया गया, मूल वेतन 13,500 कर दिया गया, और जो आपका वेतन बैंड है वो 9300 लेकर के 34,800 कर दिया गया। तो अब जरा सोचिए आपकी 6 पे कमीशन, 10 साल के बाद 7th पे कमीशन आ गया। 10 साल में कोई व्यक्ति क्या प्राप्त कर लेगा? चयन वेतनमान भी प्राप्त कर लेगा, प्रोन्नत वेतनमान भी प्राप्त कर लेगा और 10वें लेवल में पहुंच जाएगा। जबकि आपको मालूम है कि 10वां लेवल जो होता है वो क्लास 1 अधिकारी के लिए होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, वो लेवल 9 तक ही जाएगा। कोई भी कितना भी कोशिश कर ले वो लेवल 9 तक ही जा पाएगा। अभी 7th पे कमीशन के अनुसार उसे लेवल 9 तक ही जा सकता है, या कुछ ऐसा हुआ है जैसा कि आप बता रहे हैं 2012 में, तो उसका जियो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर जियो प्राप्त हो जाएगा तो हम जरूर आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, आप उसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी तो यही हमें समझना होगा कि वो लेवल 9 में ही होगा, 5400 ग्रेड पे लेवल 9 में ही रहेगा, और उसका जो पे बैंड है 9300 से लेकर के 34,800 ही रहेगा। टीजीटी से चयन होकर के प्रोन्नत वेतनमान पाने तक, आप समझिए चयन वेतनमान, फिर उसके बाद प्रोन्नत वेतनमान। 22 साल की सर्विस तो यही हो गई। अब उसके बाद जो है जब उसकी नियुक्ति हुई थी तो कितने साल बाद उसको चयन वेतनमान मिला या कितने साल बाद उसको प्रमोशन मिला, ये बात मायने रखती है। तो इतना लंबा ड्यूरेशन बड़ा अपवाद सा लग रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर मुझे ऐसा कुछ प्राप्त हो पाया जो कि बिल्कुल आपकी बात को क्लियर कर दे तो मैं ज़रूर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक, और आपको भी भेजूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।